ताजमहल के बारे में सभी ने सुना है कि जो कारीगर थे उनके हाथ काट दिए गए थे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि यह घटना मंडी में भी हुई है और दमा महल का उससे संबंध है। और दीवारों पे हमें चित्रकारी दिखती है, बहुत बारीक चित्रकारी है, उसके बारे में बताएं। ऐसा है, ये जो चित्रकारियां हैं, फूल पत्ते हैं, कुछ आकृतियां बनी हैं, इनको बनाने वाले चित्रकार और सुनार थे मोहम्मदी। लेकिन दुख की बात यह है कि इनका संरक्षण नहीं किया जा रहा है और किसी दिन हमें पता चलेगा कि किसी ठेकेदार को ठेका दिया था डिस्टेम्पर करने का और उसके जो कारीगर होंगे उसकी पुताई करके एक विरासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तो इस बारे में देवता कमेटी और प्रशासन को सोचना चाहिए। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। अच्छा बहल साहब, तो जो अभी दमदमा महल है उसके बारे में बताया, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगी कि उसके बारे में कोई खास चीज़ हो जो हमें पता ना हो। ऐसा है, ताजमहल के बारे में सभी ने सुना है कि जो कारीगर थे उनके हाथ काट दिए गए थे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि यह घटना मंडी में भी हुई है और दमा महल का उससे संबंध है। अच्छा। इसी मंडी हिस्ट्री में लिखा हुआ है, मुझे पृष्ठ संख्या भी याद है, 28 पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि राजा सूरसेन को कुछ ऐसा लगा कि उन्होंने दमदमा महल का बड़ा भव्य निर्माण किया है, तो ऐसा वैसे उनके विचार में था। लेकिन बाकी जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट देखते हैं देखते हैं, उनको ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ही ज़्यादा आर्किटेक्ट इन्वॉल्व हो। अब राजा तो राजा थे, उन्होंने क्या किया, जिस मिस्त्री ने इसका निर्माण किया उसका दायां हाथ काट दिया। अच्छा। और उसको कुछ इनाम भी दिया गया। तो बाद में यह भी रिकॉर्डेड है कि वह रिवालसर में माता नैना देवी का मंदिर भी उसी मिस्त्री ने बनाया। अच्छा। जो कि 1905 के भूकंप में गिर गया था और बाद में पुनः बना। तो मज़े की बात देखिए कि मंडी वालों को पता ही नहीं हुआ कि मंडी में एक मिस्त्री का हाथ राजा ने काट दिया था और वो राजा थे राजा सूरसेन। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मिस्त्री ने हाथ काटा, उनका मिस्त्री का हाथ काटा है, तो जो वो रिवालसर की नैना देवी का जो मंदिर है वो फिर उन्होंने एक ही हाथ से बनाया था? तो इसके हिसाब से तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के एक ही हाथ से बनाया। तो उसमें लिखा हुआ कि नैना देवी का मंदिर भी उसी मिस्त्री ने बनाया था, जो कि बाद में भूकंप में 1905 में गिर गया। अच्छा, अभी हम महल पे ही हैं, तो महल की मैं बात करूं तो हम उस पर देखते हैं, ऊपर दीवारों पे हमें चित्रकारी दिखती है, बहुत बारीक चित्रकारी है, उसके बारे में बताएं। ऐसा है, ये जो चित्रकारियां हैं, फूल पत्ते हैं, कुछ आकृतियां बनी हैं, इनको बनाने वाले चित्रकार और सुनार थे मोहम्मदी। अच्छा। मुसलमान थे। उनके बाद में शिष्य बने मंडी के प्रसिद्ध चित्रकार गाहिया नरोत्तम जी। तो मोहम्मदी जो थे उन्होंने ही, अगर आप टारना मंदिर में अंदर जाएं, अब अंदर तो प्रवेश नहीं मिलता करने, लेकिन आप ध्यान से देखें तो अंदर सोने की चित्रकारी है, वो मुग़ल शैली में है। तो मोहम्मदी ने ही उस सारे काम को किया हुआ है और अभी तक भी वो कितनी सुंदर लगती है ये तो देखने वालों को पता है। तो मोहम्मदी ने ही ये जो दमदमा महल के बाहर जो चित्रकारी की गई है, ये प्राकृतिक रंगों से की गई है और ये सारे उनके हाथ के बने हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि इनका संरक्षण नहीं किया जा रहा है और किसी दिन हमें पता चलेगा कि किसी ठेकेदार को ठेका दिया था डिस्टेम्पर करने का और उसके जो कारीगर होंगे उसकी पुताई करके एक विरासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तो इस बारे में देवता कमेटी और प्रशासन को सोचना चाहिए, नहीं तो एक काल का ग्रास बन जाएगा। जी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट जो है वो देवता कमेटी वाले भी देखें और प्रशासन भी देखें और हमारी धरोहर की तरफ ध्यान दें। और अगला मेरा प्रश्न आपसे कि जैसे अभी हम देखते हैं कि शिवरात्रि जो होती है वो माधोराय जी से शुरू होती है, वहाँ पे सभी देवी देवता आते हैं, माथा टेकते हैं, उसके बाद जलेब भी निकाली जाती है। तो ये कब से चलता है? जब से शिवरात्रि शुरू हुई है, क्या ये तभी से माधोराय जी का चलता रहा है शिवरात्रि में? जब राजपाट जो था वो माधोराय जी के अर्पित कर दिया, उसके पश्चात जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे निश्चित तारीख तो कोई नहीं है, लेकिन इतना पता चलता है कि पालकी जो थी जब शिवरात्रि में आती थी, इसका स्वरूप जो था वो भिन्न था। अब तो देखता स्क्वायर देखने में लगती है,
उस वक्त जो थी वो ऐसी थी जैसे आर्च टाइप। अब वो कब बनी, कैसे उसका पुनर्निर्माण हुआ, इसके बारे में मुझे कोई संदर्भ नहीं मिला। अगर मुझे पता नहीं तो मेरी अज्ञानता हो सकती है, लेकिन मुझे कोई संदर्भ नहीं मिला इस बारे में। अच्छा, उसकी विशेषता और थी पालकी के साथ, जो हमने बाद में देखा जब होश आया, यहाँ आगे एक माधोराय का घोड़ा चलता था। अच्छा। और बहुत ही तेज़ तर्रार एग्रेसिव था। उसको बहुत मुश्किल से उसका जो साथ में चलता था रखवाला वो संभाल पाता था। और उसकी बड़ी वेशभूषा थी, बड़ी आकर्षक, रंगीन कपड़े से उसको ऊपर से उसको सजाया जाता था और बड़े शान से सबसे आगे आगे चलता था। उसके पश्चात आपने देखा होगा अभी भी एक चांदी का जो सिंहासन है वो जलेब में चलता है जी। वो माधोराय जी का सिंहासन माना जाता है, जिसपे कि उनको बिठाया जाता है। तो उसके आगे माधोराय का घोड़ा चलता था। तो पिछले वर्ष जो था देवता कमेटी के मीटिंग में हमने कोशिश की थी, पर वो फलीभूत नहीं हो सका कि एक ऐसा ही एक घोड़ा मंगवाया जाए। और रोपड़ से बात भी चली थी, लेकिन वो बाद में समय कम होने का नहीं हो सका। तो उसको भविष्य में फिर उस घोड़े के स्थान पे नया जो है नहीं लाया गया। ये परंपरा थी मंडी की, माधोराय घोड़ा बोलते थे उसको। अच्छा, तो मतलब पहले जब जलेब शुरू होती थी तो अभी जैसे जो पालकी उठा के लेके जाते हैं तो पहले घोड़ा खींच के लेके जाता था, आगे आगे चलते थे? उसके तो वो आगे आगे चलता था, उसमें बैठता नहीं था कोई। अच्छा। वो माधोराय जी का घोड़ा था। ठीक। उसके पीछे सिंहासन जो आज भी चलता है साथ में उठा के सिर पे, लेकिन एक आगे घोड़ा चलता था। उनका एक शान होती थी उस जलेब की, उस शोभा यात्रा की। मतलब एक बड़ा डिफरेंस पता चला है कि आज अभी जो जलेब निकलती है उसमें सिर्फ पालकी चलती है, लेकिन पहले जो जलेब निकलती थी उसमें आगे आगे घोड़ा चलता था माधोराय जी का, फिर पीछे से पालकी चलती थी। तो अभी हम जैसे जलेब पे हैं, अभी आपने एक चीज़ ये बताई, मैं और विस्तार में जानना चाहूँगी आपसे कि अभी जैसे जो हमारी जलेब निकलती हैं शिवरात्रि की 3 जलेब होती हैं, तो क्या पहले से ही 3 जलेब निकलती आई हैं? जब से हमने सुना देखा है तब से 3 निकल रहा है। आपके मन में अब एक प्रश्न आना चाहिए कि मंडी नगर कितना बड़ा था। जी जी, ये प्रश्न आना चाहिए। प्रथम जलेब जो है वो तो माधोराय से सीधी पड्डल चले गई, मध्य वाली भी पड्डल चले गई, तीसरी जो है वो सीधे पड्डल नहीं जाएगी। अच्छा। वो पहले छोटा बाजार से होते हुए समखेतर की परिक्रमा करते हुए बाबा भूतनाथ के मंदिर से आगे से होते हुए उसके पश्चात तो पड्डल जाएगी। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंडी में पहले जो शिवरात्रि थी ये पड्डल में नहीं होती थी। अच्छा। इसमें ऐसा था कि जब जलेब निकलती थी तो ये जो चांदनी है वहाँ पे सभी संभ्रांत लोग बैठते थे, राजा बैठते थे। तो खेलें जो थी वो शेरी में होती थी। शेरी आप मान सकते हैं पुराने समय में कभी मुझे लगता खेत रहे होंगे, स्पाट जगह है बिल्कुल। गांव में अभी भी ऐसी जगहों को शेरी कहा जाता है, शायद उसी के ऊपर इसका नाम पड़ा हो। समक्षेत्र, उसी से उसका समक्षेत्र बना। तो शेरी में खेलें होती थी, हमने देखी हैं। और ये जो रंगमंच है ये बहुत छोटा होता था, इससे 3 गुना छोटा। और वहाँ पे रात्रि के कार्यक्रम होते थे। और विशेषता मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो 2 दीर्घाएँ हैं, एक बाएं एक दाएं, बीच में चांदनी है। एक शुरू से परंपरा रही है, चाहे रात्रि के कार्यक्रम हो चाहे दिन के होते थे, महिला जो थी वो दाईं तरफ बैठती थी। और आप हैरान होंगे सुन के कि रात्रि को जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, या जैसे आज होगा, मुझे पता चला कि आज भी हो रहा है, तो जो महिला हैं वो दाईं तरफ बैठेंगी। ये शुरू से एक नियम सा बना हुआ है। और पुरुष बाईं ओर बैठेंगे। और ये जो चांदनी है इसका इतिहास रहा है। मुझे एक फ़ोटो मिला सोशल मीडिया पे। वैसे उस फ़ोटो के बारे में 2 सन लिखे गए हैं। एक जगह लिखा कि ये फ़ोटो 1825 का है और दूसरे में है 1925 का। तो ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन वो फ़ोटो मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको स्लाइड में दिखाइएगा। उसमें क्या है, चांदनी नहीं बनी हुई है। अच्छा। वहाँ पे एक थोड़ा सा ऊंचाई लिए एक प्लेटफॉर्म है, उस पे राजा के सेवक खड़े दिखते हैं। और आगे नीचे शेरी में एक श्रेणी में बहुत सारे देवी देवता बैठे हुए हैं। जी जी। और वो देवी देवता आज भी मेले में आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो चांदनी है 4 राजाओं के टाइम में इसका निर्माण हुआ है। मज़े की बात, अच्छा। एक राजा ने नहीं बनाया,
किसी ने पहले थोड़ा सा बनाया, फिर किसी ने उसमें और विस्तार किया। तो जो अंतिम रूप है इसके बारे में देखना आपने, चांदनी के नीचे एक शिलालेख लगा हुआ है संगमरमर का, उसमें चारों राजाओं का राजकाल का समय दिया गया है जब इस चांदनी को बनाया और रिपेयर और एक्सटेंड किया गया, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, तो आप देखिएगा उसको और उसको लगाइएगा और अपने दर्शकों को दिखाइएगा। जी बिल्कुल, हम दर्शकों को दिखाएंगे अपने। अभी जैसे चांदनी की बात हो रही है और आपने जैसे बताया कि जो सेरी जो मंच है वो पहले 3 गुना छोटा था, अब उससे पीछे आते हैं जो घंटा घर है, उसके बारे में बताया कि उसका निर्माण कब हुआ है। जहाँ तक घंटा घर की बात है, वैसे तो इसके साथ बहुत इतिहास जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए मैं चाहूँगा आप अलग से कार्यक्रम करें, लेकिन मैं मोटा सा बता दूँ, ये 1939 में राजा जोगिंदर सेन जी ने बनाया हुआ है। और मज़े की बात है, इसको बनाया किसने, ठेकेदार ने, मैं उनका नाम बताना चाहूँगा। सिटीजन काउंसिल मंडी के जो प्रधान हैं श्री ओपी कपूर जी, उनके पिताश्री लाला हेमप्रभ कपूर जी ने इसको बनाया है। जो मंडी के बहुत ही प्रतिष्ठित ठेकेदार थे। उन्होंने मंडी में जल योजना, ये छोटा पुराना जो था उसका जो फर्श था, और एक घंटाघर, ये इन्होंने निर्मित किया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला था कि ओसी कपूर जी के पिताश्री ने इसको बनाया है और कितनी शान से आज भी खड़ा हुआ है। बाकी इसके बीच में पानी था चारों तरफ। अब उसका मैं इतना बताना चाहूँगा कि पानी की वजह से इसको बोलते थे तलावारी कूनी, जो दुकानें नहीं थी, हाँ जी, तो उसको तलावारी कूनी भी कहते थे। कूनी का मतलब कोना। तो इसमें जो बाज़ार था वो था नरेंद्र बुक डिपो के सामने वाला और अपोजिट HDFC बैंक वाला, वो दोनों रो में दुकानें थी। लेकिन जो पंजाबी ढाबा की तरफ था वो खाली था, और जिसके अपोजिट जहाँ स्टेज है उस वो लाइन भी खाली थी। उसमें तो कुछ दुकानें थी, छोटी छोटी दुकानें थी। लेकिन जो पंजाबी ढाबा की तरफ का क्षेत्र था वहाँ पे मनियारी की दुकानें पड़ती थी शिवरात्रि में। और जो प्रदर्शनी होती थी, अंडोला होता था, वो होता था घंटाघर में। और सारा मेला जो था वो शेरी और घंटाघर में सिमटा था। तो उसी में दुकानें, उसी में खेल कूद के कार्यक्रम, उसी में रात्रि का कार्यक्रम, उसी में लोग बैठ के एंजॉय करते थे। लेकिन अंतिम जो मेला था वो पड्डल में होता था। उसका कारण था कि पुलिस की खेलें होती थी घोड़ों की, तो स्थान कम था, तो इसलिए अंतिम मेला जो था वो पड्डल में होता था। फिर उस दिन सारा मंडी नगर वाले जो थे वो पड्डल जाते थे और घोड़ों की खेलें देखते थे। लेकिन उसमें कोई वहाँ दुकानें वगैरह नहीं पड़ती थी, क्योंकि एक दिन के लिए होता था। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।